हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ग्राफ्स। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। सो बिफोर गोइंग ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट अस गो ऑन। पिछली वीडियो में हमने करा था मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी इक्वेशंस स्टडी करी थी नाउ। और हमने लेक्चर के एंड की तरफ हमने कार्टेशियन प्लेन और थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ली थी। आज हम उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। सो ग्राफ्स, ये है हमारा ओरिजिन, ये एक्स और ये वाई। अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, बाकी सारे क्वाड्रेंट्स की बात हम बाद में करेंगे, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी तरह के ग्राफ्स होते हैं, लाइक अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं, कुछ इस तरह के भी ग्राफ होते हैं, और कुछ इस तरह के भी ग्राफ होते हैं। ये जो तीन ग्राफ्स हैं, ये और ये तो है हमारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। बट जो ये वाला ग्राफ है, ये कर्व्ड ग्राफ है, और इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं अबाउट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेट अस टेक दिस कि ऐसा एक ग्राफ है हमारा, ओके। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट है सी। हमें कहा गया है कि हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितनी ऊपर है, हमें इसका y कैलकुलेट करना है, ओके। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हम 10th में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे अभी, बट थोड़ा समझते हैं हम इसे, ओके। यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ओ एक्स हॉरिजॉन्टल है, हम एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सी से ओ एक्स के पैरेलल, ओके। ये थोड़ी पैरेलल नहीं है, ओके। ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ओ एक्स के सी पॉइंट के साथ। नाउ अब हम एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे ओ वाई के बी पॉइंट के साथ, ओके। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये 90 डिग्री होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। क्यों होगा ये एंगल, एंगल बी डी सी 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये 90 है, तो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल ये है, इट इज 90 डिग्री, ओके। सिंपल ज्योमेट्री है। नाउ अब हमारे पास एक चीज होती है स्लोप। अब यहाँ पर एक चीज आती है स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि एक चीज कितनी ज्यादा टेढ़ी है। मतलब जैसे अब मैं एक वैसी एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये एक ग्राफ है, ओके। ये एक ग्राफ का क्वाड्रेंट है। अब एक लाइन मैंने ड्रॉ करी इतनी, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी इतनी, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी इतनी, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी इतनी। इनमें से किस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है, किस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है, इस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है और इस लाइन का स्लोप सबसे कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लाइन सबसे ज्यादा एंगल बना रही है हमारे प्लेन के साथ, जो हमारा लाइक सी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब आप कहोगे यहाँ पर तो एंगल बन ही नहीं रहा प्लेन के साथ, यहाँ पर प्लेन तो नीचे है। हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल वर्क एज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पर ये वाली लाइन सबसे ज्यादा एंगल बना रही है हमारे प्लेन के साथ, दिस इज कॉल्ड द स्लोप, ओके। ये स्लोप होता है, और स्लोप को हम ट्रिग्नोमेट्रिकली बोलते हैं टेंजेंट थीटा। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, स्लोप होता है हमारा टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा कितना होता है, इसके लिए हमें थोड़ी सी बेसिक ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी।
ओके, सो पहले हम वो ज्योमेट्री समझते हैं थोड़ी सी। सो स्लोप हमारा होता है टेंजेंट थीटा। अब हमारे पास तीन तरह की रेशियोज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक रेशियो की स्टडी है। सो तीन तरह की रेशियो होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये रेशियोज किस चीज़ की होती है? ये रेशियोज होती हैं साइड्स की, कि एक ट्रायंगल की साइड्स क्या होती है। अब अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा तो वो पूरा आपको 10th में पढ़ना है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो थोड़ा सरफेस पर पढ़ते हैं। सो ये वैल्यूज़ हमें क्या बताती हैं कि अगर दो लाइनों के बीच में इतना एंगल है तो उनकी रेशियो, उन दो साइड्स की रेशियो क्या होगी। सो साइन थीटा जो होता है हमारा, वो हमें बोलता है कि मैं साइन थीटा हमें रेशियो बताता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज की। ओके, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट मतलब जैसे हमें इस एंगल की बतानी है। लेट सपोज हमें इस एंगल दिया हुआ है कि ये थीटा एंगल है, हमें कहा है इसका साइन थीटा बताओ, साइन थीटा कितना होगा। सो इसकी ऑपोजिट साइड, इस एंगल की ऑपोजिट साइड, ठीक है। सो जनरली आपको दिया होता है पी अपॉन एच साइन थीटा। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर। सो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमें ये दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। सो इसीलिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलता हूँ कि आप इसे ऑपोजिट मानो। सो आई विल मेक एन लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री पर एक लेक्चर बना दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, पर हम ये 10th में भी पढ़ेंगे। सो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सो ऑपोजिट साइड, जो ये हमारी ऑपोजिट साइड है ट्राइंगल की एंगल से, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये होता है सबसे बड़ी साइड, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा हमें ये वैल्यू देता है। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लू से ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। कॉस थीटा हमें बोलता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट को हम बेस भी बोलते हैं। सो अगर हमें इस एंगल का ही बताना है तो इस एंगल का एडजेसेंट क्या होगा, इसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ये है बेस, और इसका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वही हमारा बीसी है और बेस डीसी है। सो ये होता है हमारा कॉस थीटा। नाउ टैन थीटा, सो हमें बेसिकली अभी चाहिए टैन थीटा। वर्क एनर्जी पावर के अंदर हम कॉस थीटा पढ़ेंगे, वहाँ पर कॉस थीटा का काम आएगा। सो टैन थीटा, टैन थीटा क्या है? टैन थीटा कहता है कि मुझे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर दो। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब ये ऑपोजिट साइड, उसके उसके नीचे एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड की रेशियो। सो ये होती है हमारी टैन थीटा। ओके, सो अभी हमें इसी से बात करनी है, अभी हमें टैन थीटा से ही मतलब रखना है। सो ये तो था कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक्स। नाउ आगे चलते हैं। सो स्लोप होता है हमारा टैन थीटा। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो हमारा स्लोप होता है दैट इज टैन थीटा। हमारा स्लोप क्या होता है? एंगल विद द बेस, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पर ये काम कर रहा है क्योंकि वो उसके पैरेलल है। ओके, सो ये कितना एंगल बनाएगा वो हम साइड्स की रेशियो से डिफाइन कर देंगे कि साइड्स में कितनी रेशियो है। सो हमारे पास टैन थीटा की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, मैं लिख के बता देता हूँ। सो हमारे पास जब 0 डिग्री आता है टैन थीटा, अगर हमें कहा है टैन थीटा, अगर हमें पता चला कि जो ये थीटा है वो 0 डिग्री है, ओके, सो हमारे पास वैल्यू होती है 1। नहीं, हमारे पास वैल्यू तब होती है 0, सॉरी। टैन थीटा जब हमें दिया होता है कि वो 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर हमें पता है कि जो ये थीटा है वो 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, 60 पे कुछ और होती है। वो सब अभी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में डील नहीं करेंगे। सो अब हमें इतना तो पता चल गया कि जो स्लोप होता है वो होता है टैन थीटा। अब टैन थीटा मतलब इस ट्राइंगल में, जो हमारे पास ट्राइंगल BCD है, इस ट्राइंगल में टैन थीटा कितना हो जाएगा? अपोजिट मतलब BD अपॉन एडजेसेंट मतलब बेस मतलब CD। ओके, सो ये हो गया हमारा टैन थीटा, BD अपॉन CD। सो
अब बी डी अपॉन सी डी, अब हमारा ये बी डी क्या है, बी डी हमारा क्या है, ये हमारा राइज है कि यहाँ से यहाँ तक कितना राइज हुआ, कि यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस में कितना राइज हुआ, मतलब हमारा जो ये ग्राफ है वो कितना ऊंचा गया है, कितना राइज हुआ, ये हमारा राइज है। सो इसको हम क्या देते हैं, राइज अपॉन सी डी। सी डी क्या है कि हमारा एक्स एक्सिस कितना आगे गया है, मतलब ये कितना रन हुआ है। सो वाई एक्सिस को ऊपर जाने को हम कहते हैं राइज, और एक्स एक्सिस के आगे जाने को हम कहते हैं रन। सो ये हो गया हमारा रन, सो ये हो गया हमारा राइज अपॉन रन। अब राइज अपॉन रन क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और हमने मान लो इसे एक वैल्यू दे दी m। मान लो हमने इसको कह दिया कि जो ये वैल्यू आएगी ये m है, ओके। सो ये जो हमारा, अब हमारे पास ये आएगा एंगल, एंगल हमारे पास आ गया m, या स्लोप हमारे पास आ गया m। और ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, इट इज द चेंज, सो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। अब ये हो गया हमारा m। सो अगर हम यहाँ पर चेंज हटा दें, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर चेंज से डील कर रहे हैं, अगर हम ये चेंज हटा दें तो हमारे पास हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m। सो y इज इक्वल टू एम एक्स। अब आप कहोगे c कहाँ से आया, सो यहाँ पर हमें एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी, इंटरसेप्ट। सो लेट अस कंसिडर टू ग्राफ्स। अब हम दो ग्राफ्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ओके। अब मैंने कहा एक ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर x एक्सिस पे लिया टाइम और y एक्सिस पे लिया डिस्टेंस। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो मैंने x एक्सिस पर लिया टाइम, y एक्सिस पर लिया डिस्टेंस। सो जो ये वाला ग्राफ है ये हमें क्या कह रहा है, ये ग्राफ कह रहा है कि जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा, सो टाइम जीरो का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्विंग टाइम, कि जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा तब ऑब्जेक्ट अपनी स्टार्ट पॉइंट पे था, तब ऑब्जेक्ट 0 मीटर था, तब ऑब्जेक्ट 0 मीटर आगे था। लेकिन ये वाला ग्राफ हमें क्या कहता है, ये वाला ग्राफ हमें कहता है कि जब टाइम 0 था, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा ऑब्जेक्ट को, वो ऑलरेडी थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। इसका मतलब ये होता है, तो जो ये डिस्टेंस होता है, जो ये y एक्सिस पर ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, इस चीज को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट INTERCEPT, इंटरसेप्ट कहते हैं हम इस चीज को। सो अब एक बात को ध्यान से समझना, अब इस बात को ध्यान से समझना, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये y क्या है, y हम इस चीज को कहते हैं, जो पूरा ये बेस से, जो पूरा x एक्सिस से जो हमारा पॉइंट होता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं y, पूरा उतने डिस्टेंस को। किसका y ऑर्डिनेट कौन सा है, कि जो इसका y ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी उसे हम y कहते हैं, ओके। m मैंने बताया स्लोप होता है, y इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जो x को हम एब्सिसा कहते हैं, y को ऑर्डिनेट कहते हैं कार्टेशियन टाइप में, ओके। सो जैसे हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं x, y, अगर आपको नहीं पता तो x, y हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं, तो x को हम बोलते हैं एब्सिसा, जो x की वैल्यू होती है x एक्सिस पे, और जो y एक्सिस पे होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ओके। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट। सो y हो गया हमारा ऑर्डिनेट, मतलब टोटल, अगर मैं इस पॉइंट को m नाम दे, सॉरी m तो हम पहले दे चुके हैं, अगर मैं इस पॉइंट को z नाम दे दूँ, सो ये पूरा जो bz होगा ये होगा हमारा y। m हमारा स्लोप है, x हमारा एब्सिसा है, ओके। x हमारा एब्सिसा है, x हमारा क्या आ गया, एब्सिसा। सो पूरी जो ये वाली वैल्यू होगी ये होगी हमारी x। बट यहाँ पर आप कहोगे कि जो ये ऑब्जेक्ट ने ग्राफ ट्रैवल करा है वो तो, मान लो मैंने यहाँ से पैरेलल देता हूँ b के y एक्सिस पर, ये b डैश हो गया, ठीक है, b का डुप्लीकेट। सो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो तो ba है,
फिर हम इसे बी जेड या बी ओ क्यों मान रहे हैं? हम इसे बी ओ क्यों मान रहे हैं जबकि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल तो बी ए है? सो इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम जो ये इंटरसेप्ट होता है इसको हम नाम देते हैं सी। इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं कि ये सी है, इतना डिस्टेंस सी है। इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं सी। सो इतना डिस्टेंस सी है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स। y इज इक्वल टू एम एक्स। सो एक्चुअली एम एक्स कितना होगा? एक्चुअली एम एक्स कितना होगा? y माइनस सी। ठीक है, ये पूरा y है, y में से हमने c माइनस करा, एम एक्स उतना होगा। सो एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अगर हम c को इस साइड लेकर आए, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आगे इतनी बात समझ में? सो इस तरीके से ड्राइव होती है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो c क्या होगा हमारा? इंटरसेप्ट x एब्सिसा, m स्लोप, y ऑर्डिनेट। ये बात तो हमें आगे समझ में। ओके, सो चलो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं एंड वी विल स्टडी अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। सो अब हम बात करेंगे अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक्स हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। सो इन टॉपिक्स को ध्यान से सुनना। ओके, सो अब हमने एक ग्राफ बनाया। दिस इज आवर ग्राफ। ओके, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। नाउ अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा ऐसे। हमने एक्स एक्सिस पर, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है कि हम स्टैंडर्डली, कि हम बेसिकली ऐसे ही रखते हैं हर बार। हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम, वाई एक्सिस पर लेते हैं हम अपना डिस्टेंस। ओके, सो इसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से एस से। टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसे कभी कभी एक्स टी ग्राफ भी बोल देते हैं। सो हम इसे एक्स टी ग्राफ भी बोल देते हैं क्योंकि डिस्टेंस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, तो एक्स टी ग्राफ भी बोलते हैं इसे। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम मार्किंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हमने मार्किंग कर दी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो ये ग्राफ है, जो हमें ये ग्राफ है, हमारी जो ये लाइन है, लेट मी नेम इट ओ ए, जो हमारी ये लाइन ओ ए है, ये हमें किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये हमें यूनिफॉर्म मोशन दिखा रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रही है? सो अब हम इसे कैसे पता लगाएंगे? हम प्लॉटिंग करेंगे। ओके, सो हमने देखा जब 1 सेकंड हुआ, सो रफली मैंने रफ डायग्राम बनाया, जब आप इसे अच्छे से बनाओगे। सो हमने देखा कि जब 1 सेकंड हुआ तो इसने ट्रैवल किया 1 मीटर। फिर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। आई होप आपको प्लॉटिंग पॉइंट आता है, आपको प्लॉटिंग का पॉइंट आता है तभी समझ में आएगा। देन प्लॉटिंग का पॉइंट अगर आपको नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है, आपको कहा है कि आपको 2,2 पॉइंट प्लॉट करना है, 2 से ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाओ और इस वाले 2 से ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाओ, आ जाएगा आपका जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट है। सो अब हमने देखा कि जब 2 सेकंड हुए थे तब 2 मीटर ट्रैवल करा था। जब 3 सेकंड हुए तब ऑब्जेक्ट ने 3 मीटर ट्रैवल करा। जब 4 सेकंड हुए तब ऑब्जेक्ट ने 4 मीटर ट्रैवल करा। अब इससे हम क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ने पहले सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो वो दूसरे सेकंड में भी 1 ही मीटर ट्रैवल कर रहा है। और ये हमें दिखाता है कि अ स्ट्रेट लाइन,
सो ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो एक ग्राफ होता है जो अगर उस स्ट्रेट लाइन में होता है, दैट डिनोट्स यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो जो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है वो यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है। ओके, सो अब आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सटी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सटी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटी ग्राफ का नेचर क्या होता है, किस तरह का होता है। सो अभी हमने देखा इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो द नेचर ऑफ एक्सटी ग्राफ इन अ यूनिफॉर्म मोशन इज, वो अपने आप बना लेना आंसर, मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, पर इतने में आंसर पूरा नहीं होता, इतने में आंसर पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। सो अगर मैं कहूँ कि मैंने एक इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ ड्रॉ किया, ओके, सो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसको बीसी लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन डिनोट कर रहा है, चलो देखते हैं। हमने देखा कि जब पहला सेकंड हुआ ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था, जब दूसरा सेकंड हुआ तब भी 5, तीसरा तब भी 5, चौथा तब भी 5, पांचवा तब भी 5। अब इसका मतलब क्या है कि टाइम तो चलता जा रहा है पर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। सो जो एक लाइन, अगर हमें ग्राफ मिला है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ये केस सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है, बाकी जो हमारे वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होते हैं उसके अंदर केस डिफरेंट हो जाता है। सो ये सिर्फ मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर अगर हमको एक पैरेलल लाइन मिलती है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। सो इज अ स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन तो ये भी है। अब इसका मतलब इतनी डेफिनेशन हमारी पूरी नहीं है क्योंकि रेस्ट तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। सो यहाँ पर हम एक और चीज ऐड करेंगे, इज अ स्ट्रेट लाइन inclined on time axis। मतलब वो चीज टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड है, ओके, मतलब वो चीज टाइम एक्सिस पर गिरी हुई है। अब ये चीज टाइम एक्सिस पर थोड़ी ना गिरी हुई है, जो ये चीज है ये तो हमारी टाइम एक्सिस पर गिरी नहीं हुई है, ये तो उसके पैरेलल है, ओके। सो जो चीजें पैरेलल होती हैं वो एक दूसरे पर कभी गिर सकती हैं, नो, बट ये इसके ऊपर गिर सकती है और ये इसके सहारे खड़ी है, ओके। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये इसके सहारे नहीं खड़ी है, जो चीज़ पैरेलल होती है वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो वो एक दूसरे के सहारे क्या खड़ी होगी, बट ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो ये एक दूसरे के सहारे खड़ी हैं। सो इट मीन्स इट इज इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस, ओके। So what is the nature of xt graph in uniform motion? The nature of xt graph in a uniform motion is a straight line inclined on time axis. Okay, इतनी बात समझ में आई। So अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। So अब मैं कहता हूँ कि इसका स्लोप क्या डिनोट करता है। जो ये हमारा xt ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या चीज़ बताता है। सो xt ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप का हमने पढ़ा था राइज अपॉन रन होता है, राइज अपॉन रन। अब इसकी राइज क्या डिनोट कर रही है हमें, जो इसका वाई एक्सिस है वो हमें क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस। इसका वाई एक्सिस हमें डिस्टेंस बता रहा है, इसका जो एक्स एक्सिस है वो हमें टाइम बता रहा है। इसका मतलब हमारे पास आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। सो हमारा xt ग्राफ हमें स्पीड या वेलोसिटी देता है, xt ग्राफ हमें स्पीड देता है, ओके।
सो ये होता है हमारा एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ गिव्स अस स्पीड। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, दिस स्लोप, जैसे अगर मुझे किसी ने कहा कि ये है, अगर मुझे किसी ने ग्राफ दे दिया, मान चलो क्वेश्चन से समझते हैं, मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, मैंने कहा कि वेलोसिटी बताओ इस ऑब्जेक्ट की, कितनी वेलोसिटी है। सो आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली बात है, आप स्लोप फाइंड आउट करोगे। स्लोप फाइंड आउट करने का मैंने वो दे दिया है, राइज अपॉन रन, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। सो मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, जैसे आपने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक 1 सेकंड पर, दूसरा पॉइंट आपने लिया 2 सेकंड पर। आपने 2 पॉइंट्स ले लिए। अब आप देखो इतने टाइम के अंदर जो मैंने इतना इंटरवल लिया है, जो मैंने इतना पार्ट लिया है अपने ग्राफ का, उसके अंदर कितना राइज हुआ है, उसके अंदर कितना वाई एक्सेस से राइज हुआ है। तो मैं देखूंगा यहाँ पर 1 मीटर था, यहाँ पर 2 मीटर हुआ, मतलब 1 मीटर का राइज हुआ है। 1 मीटर का राइज हुआ। फिर हमने देखा कि कितना आगे बढ़े हैं हम वाई एक्सिस पे, कितना रन हुआ है। हमने देखा कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सो 1 सेकंड का रन हुआ है। मिल गया 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। सो ये आ गई हमारी स्पीड। सो इस तरीके से हम ग्राफ से स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्लोप ऑफ एन एक्सटी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। सो अब एक और बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। अब मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ कर दिए, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। अब मैंने कहा कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स की स्पीड मान लो, 2 कार रेस कर रहे हैं, एक का नाम है कार ए, एक का नाम है कार बी, और दोनों के मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिए। अब मुझे बताओ कि कौन सी कार तेज चल रही है। सो ऑब्वियस सी बात, आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे दोनों की, या स्पीड कैलकुलेट करोगे। सो वही करा हमने देखा कि पिछले वाले जो ए है उसकी तो हमने अभी निकाली थी, 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है, दूसरे वाले की निकाल लेते हैं। सो 1 पे हमने देखा ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करे 3 मीटर। फिर जब हम 2 पे गए, 2 पे ऑब्जेक्ट ने अप्रॉक्सीमेटली ट्रैवल करे 6 मीटर। ओके, सो ये मेरा ग्राफ थोड़ा इरेगुलर है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा, नहीं तो इक्वल टाइम इंटरवल आएगा। सो हमने 2 पे कैलकुलेट करा, उसने ट्रैवल करे 6। फिर जब हम 3 पे देखेंगे उसने ट्रैवल करे 9। ऐसा आएगा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। सो यहाँ पर हमें क्या मिला? अब हमने फिर से 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, एक पॉइंट ये प्लॉट कर लिया, एक पॉइंट ये प्लॉट कर लिया। इसको हमने नाम दे दिया सी, इसको हमने नाम दे दिया डी। सो हमने देखा कि जब 1 सेकंड हुआ था तो ऑब्जेक्ट था 3 पे, जब 2 हुआ तो 6 पे था। इसका मतलब कितना राइज हुआ, जो हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं उसके अंदर कितना राइज हुआ? राइज 3 मीटर का हुआ। टाइम कितना गया? टाइम 1 सेकंड गया। रन हमारा 1 सेकंड का हुआ। इसका मतलब इस गाड़ी की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी। सो इससे हमें क्या मिला कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, इसका मतलब बी कार हमारी तेज है और वो रेस जीतेगी। ओके, सो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? अब ये मेरा एग्जांपल देने का मोटिव क्या था? इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम ये ऑब्जर्व या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ स्लोप ऑफ ग्राफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ ग्राफ बी, ये मैंने सबस्क्रिप्ट दी है, सबस्क्रिप्ट हम ऐसे देते हैं, पैरों में डालते हैं उसको। ओके, जैसे हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं ना H2O, उसके अंदर हम 2 नीचे डालते हैं, H2O में जैसे हम 2 सबस्क्रिप्ट में डालते हैं वैसे ही ये मैंने सबस्क्रिप्ट में डाला है। ये डिनोटेशन होती है ऑफ का दिखाने का कि ये ए का स्लोप है, ये बी का स्लोप है। ये हम बहुत यूज़ करेंगे अपने फोर्स वाले चैप्टर में। सो इफ स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी, है ना? ये हमने अभी चीज़ देखी और यही चीज़ बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। और आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ये चीज़ हमेशा ट्रू आएगी, इफ स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी। ओके, सो ये चीज़ है। अब और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं इससे हमें अभी, और भी हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, सारी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दीज ग्राफ्स। ग्राफ नहीं डिलीट करते। ओके,
ग्राफ को हमने डिलीट करते हैं क्योंकि ग्राफ तो हमारी जान है यहाँ पर। सो डिस्टेंस लिख दिया। ओके, सो ये 1 था, ये ऑरिजिन था। ओके, सो ये था हमारा ग्राफ। अब इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था उससे पहली चीज़ जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो तो ये है कि जैसा स्लोप होगा वैसा ही स्पीड होगी। मतलब एज इज द स्लोप सो इज द स्पीड। ओके, मतलब जैसा स्लोप होगा वैसी स्पीड होगी। स्लोप कम होगा स्पीड कम होगी, स्लोप ज़्यादा होगा स्पीड ज़्यादा होगी। सो एज इज द स्लोप सो इज द स्पीड। कर लिया। अब इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? अब ये बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ें हैं इसलिए फटाफट से डिस्कस करूंगा। इफ स्लोप इज पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव है देन स्पीड पॉजिटिव, स्पीड भी पॉजिटिव होगी। वैसे स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, सो फिर भी ओके। सो थर्ड, इफ स्लोप इज नेगेटिव देन स्पीड इज नेगेटिव, जो केस एक्सटी ग्राफ में नहीं होता है पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसमें ये केस बन सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा। सो वैसे तो टाइम अप है पर फिर भी एक बार फटाफट से कर लेते हैं। अगर स्लोप ज़ीरो होगा, स्लोप ज़ीरो का मतलब क्या होता है? स्लोप ज़ीरो का मतलब क्या होता है? डेड पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, रेस्ट। रेस्ट को हम कहते हैं स्लोप ज़ीरो। स्लोप ज़ीरो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर राइज ही नहीं होता। राइज ज़ीरो होगा उसके ऊपर कितना भी टाइम जाए आंसर तो ज़ीरो ही आएगा, स्लोप ज़ीरो रहेगा हमारा। सो इसीलिए स्लोप ज़ीरो। सो इफ स्लोप इज ज़ीरो देन स्पीड ज़ीरो, स्पीड ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज रेस्ट, रेस्ट पर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर हमारा स्लोप कांस्टेंट है, अगर हमारा स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। और स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट स्लोप मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन। छठा केस, छठा केस, अगर हमारा स्लोप वेरिएबल होगा, वेरिएबल, सो स्पीड भी वेरिएबल होगी। स्लोप वेरिएबल होगा स्पीड वेरिएबल होगी। और स्पीड और स्लोप वेरिएबल कब होता है? अब ये आपके लिए एक नई चीज़ है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, सो अभी केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्लोप किसी चीज़ से ज़्यादा होगा, स्लोप किसी दूसरे स्लोप से ज़्यादा है तो स्पीड उससे ज़्यादा होगी। ओके, सो ये सब थी कॉमन सेंस की चीज़ें, ये हम खुद भी फाइंड आउट कर सकते थे। जस्ट फॉर योर प्लेजर आई हैड डिस्कस देम। सो स्लोप वेरिएबल कब होता है और बाकी की सारी चीज़ें हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए इतना होंगी, रिवाइज कर लेना। So till then, bye and take care. And if you want to connect with us, you can join us through Telegram, WhatsApp, and all the other social media accounts. The links are in the description. And so keep on following this course and do not forget to like, share, and subscribe my channel. Till then, bye and take care.